है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुधकर और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। शुरुआत करेंगे शो की आज के शेयर बाजार के हाल से, जहां हमने जोरदार गिरावट देखी। आज निफ्टी ने 12 अप्रैल के बाद आज सबसे बड़ी गिरावट देखी और अब ये 2 महीने के निचले स्तरों पर फिसल गया है। ये लगातार चौथा दिन है जब बाजार में गिरावट देखी गई। शेयरों की बात करें तो सबसे पहले बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज आज करीब 5% गिरकर बंद हुआ। अरामको के साथ कंपनी के O2C बिजनेस की फिर से समीक्षा की खबरें बाजार को पसंद नहीं आई। निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस, ONGC, बजाज फिनसर्व और टाटा मोटर्स सबसे ऊपर रहे। मिड कैप शेयरों पर भी आज दबाव दिखा और ऑयल इंडिया, नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्राइट और यूनियन बैंक जैसे शेयर लाल निशान के साथ बंद हुए। बैंकिंग शेयरों पर भी आज बिकवाली ही हावी रही। इस गिरते बाजार में अगर कहीं सहारा दिखा तो वो था टेलीकॉम शेयरों में। भारती एयरटेल ने अपने प्रीपेड कनेक्शन के टैरिफ बढ़ा दिए हैं और इस खबर के बाद भारती का शेयर तो 4% चला ही, अपने साथ वोडाफोन और MTNL जैसे शेयरों को भी वो ले चला। लेकिन बाजार में इस गिरावट के पीछे आखिर वजह क्या है? जब बाजार के दिग्गज भारतीय शेयर बाजार को एक बुल रन में होने का दावा करते हैं तो अचानक एक दिन में इतनी गिरावट क्यों आ जाती है? डिम्पी कालरा हमारे साथ मौजूद हैं समझाने के लिए। डिम्पी, क्या बड़ी वजह रही आज बाजार में इस गिरावट की? करीब 5 कारण मैं आपको बताता हूं जिसकी वजह से आज बाजार के अंदर गिरावट की आंधी एकदम से थोड़ी तेज से आ गई। पहला था एफआईज की बिकवाली। लगातार एफआईज की तरफ से बिकवाली तो हो रही है, लेकिन जब आपके पास काउंटर करने के लिए कुछ स्टॉक्स ना हो या कुछ सेक्टर्स ना हो तो इस तरह की गिरावट आपको प्रेशर बनाती है। कुछ ऐसे हुआ। पिछले 1 महीने के अंदर करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली एफआईज की तरफ से हुई है। तो आज जब आप सारे नेगेटिव ट्रिगर के साथ ओपन कर रहे थे तो इसमें एफआईज की बिकवाली ने अपना दम दिखाया और ये बाजार को आज 200, 250, 300 पॉइंट तक भी नीचे लेके चला गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यूरोप में कोविड के केसेस का बढ़ना। ये एक और अहम ट्रिगर है क्योंकि 30% ऑफ यूरोप इस समय डिस्टर्ब है, या तो लॉकडाउन से या तो वार्निंग से। तो अब हो सकता है कि भारत और यूरोप के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं वो भी थोड़े बढ़ते हुए दिखे या फिर थोड़ा ट्रेड खराब होता हुआ दिखे। ये दूसरी वजह थी जो कि बाजार को परेशान कर रही थी, चिंता कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के अंदर भी कोविड की वेव आ जाए, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार नहीं है और अभी तो पूरा देश ओपन अप इकोनॉमी के साथ चल रहा है। अब आते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में उछाल था, 93 से 96 हो गया। डॉलर इंडेक्स तब चलता है जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की कमी होती है या फिर डेट फंड्स बढ़ जाते हैं और दूसरे देश की जो उभरते हुए बाजार है उनकी करेंसी कमज़ोर होती है। ये तीनों ही भारत के लिए नेगेटिव हैं क्योंकि लिक्विडिटी की कमी, डेट का बढ़ना और उसकी अपनी करेंसी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होना, ये कमज़ोरी का सूचक है, बताता है। इसके अलावा जो चौथी बड़ा कारण था वो था किसान और पेटीएम। पहले तो कृषि कानून को लेकर बताता हूँ। सरकार का ये एक व्यू पॉइंट था कि उन्होंने इस तीनों कृषि कानून पे वापस से विचार करने के लिए बोला है और इसको रद्द करने की प्रोसेस को भी शुरू कर दिया। ज़्यादातर पॉलिटिकल पंडित और इकोनॉमिक के जानकार ये कहते हैं कि सरकार का थोड़ा अच्छा स्टेप नहीं है। इसमें सरकार की जो एक रिफॉर्मिस्ट की छवि थी, एक विकास वाली छवि थी, उसको थोड़ा धूमिल हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये टैग लग जाएगा कि ये पार्टी तो चुनावों वाली पार्टी है। इसलिए बाजार को थोड़ा पसंद नहीं आया। और पांचवा बड़ा कारण था पेटीएम से मूड खराब हो गया है क्योंकि जैसे उसकी लिस्टिंग हुई तो उस दिन 25% टूटा। आज बैक टू बैक फिर से गिरावट इसके अंदर आई है। तो रिटेलर्स जो निर्भीक होकर आईपीओ के अंदर या मार्केट के अंदर आते थे उनके मन में थोड़ा सा डर बैठा और मैं ये कहूँगा भाव और भावनाएं दोनों ही आहत हुई हैं इस पेटीएम वाली लिस्टिंग से। तो ये आज के 5 बड़े कारण थे। शुक्रिया डिम्पी, ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। हमारे दोनों ही मेहमान शर्मिला जोशी और भाविन मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मिला, क्या लगता है आपको, मूड बदल रहा है? जैसा डिम्पी बता रहे हैं, जो बड़े बड़े कारण उनको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो FII की सेलिंग हो, चाहे वो यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामले हों, या फिर हमारे देश में रिफॉर्म की गाड़ी स्लो हो रही है वो हो, आपको भी लगता है कि मूड बदल गया है? आपने कैसे रीड किया आज की इस गिरावट को? बिल्कुल, कि 2 बड़ी वजह को मैं हाईलाइट करूंगी। एक तो हम देखते हैं कि एफआईआई का मूड बहुत बदला है और बिकवाली वहां से कंसिस्टेंटली आ रही है। सो वेदर इट इज टू डू विद ग्रोथ देयर, वेदर इट इज टू डू विद इन्फ्लेशन देयर, या जिस तरह से अभी एक संकेत मिल गया है फेड से कि सम टेपरिंग विल स्टार्ट। तो हर महीने वी डू हैव अ टाइमलाइन और कितना अमाउंट है वो भी मालूम है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो मनी फ्लो था वो कहीं ना कहीं रुकने की बात जरूर सामने आई है। सो मार्केट हैज बीन अ लिटिल सॉर्ट ऑफ रेंज बाउंड या थोड़ा ट्रेंडिंग लोअर फ्रॉम जब से वो खबर आई है। दूसरी बड़ी चीज आई डू अग्री कि जिस तरह से यूरोप में ये चीजें सामने आई है, ऑस्ट्रेलिया इज गॉन इन अ लॉकडाउन, जर्मनी इज वेरी बैडली अफेक्टेड, और जिस तरह से
उनके यहाँ ये भी बात हुई है कि दे आर सॉर्ट ऑफ इन अ नेशनल इमरजेंसी स्टेट, दे डोंट हैव अ लॉकडाउन येट, लेकिन इस तरह की बातें सामने आई है। हॉलैंड, आई थिंक अ होल होस्ट ऑफ कंट्रीज जिस तरह से केसेस वहाँ बढ़े हैं, दैट आल्सो पुट्स फियर इन यू, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछली बार हमने ये समझा था कि इधर सेकेंड वेव आएगी ही नहीं, और वी वर वेरी रिलैक्स बिकॉज ऑफ दैट, और वो सेकेंड वेव कॉट अस एकदम अनअवेयर जैसे, और बहुत जिस तरह से चीजें हुई वो हम सब जानते ही है। सो आई थिंक वो एक कंसर्न जरूर रहेगा मार्केट को कि इस तरह से चीजें होती है यूरोप में, तो एक तो यू नो द इमीडिएट फॉल आउट की जो ट्रेड डेफिसिट वगैरह को लेकर कंसर्न्स होगी, एंड डू वी सी अ रिपीट ऑफ दैट इन इंडिया एज वेल, क्योंकि धीरे धीरे ये भी बातें शुरू हुई है खास करके बम्बई जैसे शहर में कि numbers are increasing, they are not alarming yet, लेकिन एक increase हमने देखा है COVID numbers में, and I think the last is of course this whole Paytm sort of जिस तरह से उसका listing हुआ और जिस तरह से वो stock टूटा, that does spoil the mood to a certain extent, but I think it is more these factors, you know, I think कि अब हम वो bubble में नहीं है कि हम कह सकते हैं कि कुछ भी हो रहा होगा दुनिया में, हमारे यहाँ सब you know markets will continue to go up. Because we are still actually in the open up trade, और वो अभी concerns जो यूरोप में हम देख रहे हैं वो इधर है नहीं, but we are sort of markets are linked globally, और उसका असर हम पर भी पड़ेगा, खास करके ऐसे समय में जब मार्केट्स इतने ऊपर गए पिछले 1.5-2 सालों में। सो आई थिंक हम कोई भी बुल मार्केट में देखते हैं कि 4-5 बार मार्केट आपको एक अच्छा करेक्शन देता है। सो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से टू रूल आउट कि ये बुल मार्केट खत्म हुआ है या ऐसी कोई बात, बट दिस डज सीम टू बी लाइक अ हेल्दी करेक्शन, और शायद मेरे हिसाब से ये करेक्शन का इस्तेमाल आपको अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल, इस करेक्शन का इस्तेमाल अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए करना चाहिए, और वो स्टॉक्स के आइडिया भी आपको हम देंगे शो में आगे। भाविन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाविन, आज हमने देखा 17,800 गया, फिर 17,500 गया, 17,400 भी गया था, फिलहाल 17,416 पर बंद हुआ है निफ्टी आज। कौन सा वो लेवल होगा जहां आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब यहां से लॉन्ग पोजीशंस ओपन करनी चाहिए? सो लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के लिए पहले तो हमें 17,800 18,000 का जो रेंज है उसके ऊपर जाना पड़ेगा, या फिर ये जो करेक्शन का वेव है वो कहीं पे एक सेटल होते हुए दिखाई देना चाहिए, स्पेसिफिकली ऑन द एफआई सेलिंग फ्रंट। सो अगर आज के भी अगर नंबर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का एफआई का सेलिंग नंबर दिख रहा है। सो क्लियरली जब तक एफआई सेल रहेंगे मैं आपको और 2-3 लेवल दे सकता हूँ, बट वो लेवल पे करंटली इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा जब तक मार्केट में सेलिंग का कंटिन्यूएशन रहेगा। ओके, तो 17,800 के ऊपर आप नज़र रखें। फिलहाल तो वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमने इस बीच आज जब बाज़ार में काफ़ी बिकवाली चल रही थी तो कई और एक्सपर्ट से भी बात की, उनका भी नज़रिया आपको सुना देते हैं। एडलवाइस सिक्योरिटीज़ के हेड आदित्य नारायण का कहना है कि आईटी शेयरों पर यहाँ से नज़रिया अभी भी तेज़ी का ही है। So I think I would be, if I were to really compare them, I'd probably be more bullish on IT than I would be on real estate, to put it very simplistically. Because I think there are a couple of elements as far as the demand cycle is concerned. The first is that it is global. The second is it is broad-based. And the third is that, you know, India is particularly well positioned as far as this space is concerned. And I would tend to argue that when the underlying demand cycle is very strong, it's going to be less vulnerable to what happens on global macro. I think you do need to back it, and you will likely see reasonably decent returns for a sustained period of time. Now, I think, is there an element of cost pressures that are accelerating? Quite clearly so. Are those cost pressures as exaggerated as you see some of the headlines? We would tend to believe not. We also tend to believe that that's a space where supply can come in, particularly from an India company perspective. Supply can come in relatively faster than what people will tend to anticipate.
तो आईटी पर यहाँ पर फोकस पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आज की एक बड़ी खबर की बात करते हैं। एयरटेल के ग्राहकों को अब बात करने के लिए ज़्यादा रकम चुकानी होगी। 26 नवंबर से कंपनी के प्रीपेड प्लान 20 से 25% तक महंगे हो जाएंगे। एयरटेल जल्दी ही अपने पोस्टपेड प्लान्स भी महंगे कर सकता है। माना जा रहा है कि जल्दी ही जियो और वोडाफोन आइडिया भी अपने प्लान्स महंगे कर सकते हैं। एयरटेल की तरफ से बताया गया कि कंपनी का आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 150 रुपये के करीब है, जिसे आने वाले दिनों में 200 रुपये और भविष्य में 300 रुपये करने का लक्ष्य है। सितंबर में ही एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा था कि टैरिफ बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल कंपनियों का रेवेन्यू काफ़ी घटा है और खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। We were at 204 rupees before Jio came in 2016 September. And at that time, the consumption of data was less than 1 gigabyte a month. It was more like 850 MB. Today, we are at less than 150, and the consumption is 16, 17 gigabytes a month. So the deal that has to be there for the customers is they must enjoy the data that they are used to now, 16, 17, 18 gigabytes. But can we just go back to where we were in 2016 when they were consuming 1/16th or 1/20th of what they're consuming today? And in real terms, after 5 years to spend 200 means they're actually spending 160, 170 if you count for inflation. So that's all we're looking at. So that much we have to get to. Without that, you will be in either negative or low IRRs for the industry. That cannot be acceptable for an industry which has massive capital expenditure. Which industry, whether take large fertilizers, refineries, steel industries, which industry spends every year 20,000 plus crores on its capex? None. And then I'm not even adding the spectrum, which is another burden that comes every 1, 2, 3 years. So 25, 30,000 crores, it has to go every year. And this is not going to stop. 5G will move to 6G, more digital requirements will come through, more data centers will be required. You need to generate capital. And then you finally, for God's sake, after 25 years, need to give something back to the shareholders. My desirable level is 300 rupees. That will be bold. I think that we are not anywhere close to, but to get to 200 will be a very justified approach to tariffing. शर्मिला, तो यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज की सर्विसेज यूज़ करने वालों के लिए तो खैर खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टैरिफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए, कंपनियों के लिए ये एक अच्छी खबर दिखाई दे रही है। आज रिवॉर्ड भी किया बाजार ने। इस खराब बाजार में भी यहाँ पर हमने देखा भारतीय एयरटेल का शेयर करीब 4-4.5% ऊपर था। आप कैसे रीड करती हैं? आपको लगता है मित्तल साहब जो कह रहे हैं कि 200 रुपये का जो आरपू है वो होना चाहिए टेलीकॉम कंपनियों का, वो अचीवेबल है और उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा कंपनियों को और इन्वेस्टर्स को? आई थिंक तो काफी समय से कह रहे हैं कि जिस जो आरपू लेवल उनका था वहां से वो इंक्रीज होगा। एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस कि किस तरह से हमारा डेटा कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है। इवन इफ यू रिमूव द पैंडेमिक सिचुएशन आउट ऑफ इट, हम देखेंगे कि ओवरऑल लोग ज्यादा समय अभी फोन पे बिताते हैं और फोन पे काफी चीजें देखते हैं। यू ब्राउज सो मच, और आपका डेटा यूसेज इनफैक्ट आपके फोन यूसेज से ज्यादा है। मीनिंग यू आर नॉट रियली यूजिंग मोबाइल फोन टू टॉक एनीमोर। तो वो आई थिंक वेरी क्लियर बात है। और उसके साथ साथ जो उन्होंने कहा कि केपेक्स उनका किस तरह से है, वो भी हम देख ही रहे। किस तरह से वो अपना नेटवर्क एक्सपैंड कर रहे हैं। वी गॉन फ्रॉम 2G to 3G to 4G to now 5G, और वो एक उनका कंटिन्यूअस एक साइकिल रहेगा टू इम्प्रूव नेटवर्क एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक चीज आ जाएगी आगे चलकर, how much really price increase is elastic, meaning consumers कितना हद तक ले सकेंगे, because there are many consumers at the bottom of the pyramid जो शायद कट बैक करेंगे, they may actually reduce their data usage, or they may give up a sim, some, if they are on multiple networks, they may give up one network. तो वो शेक आउट होता रहेगा. So let's wait and see. But I think it's a given कि ये प्राइस इंक्रीजेस आएगी एंड people like you and me will have to pay the price. तो ये प्राइस इंक्रीज तो आनी ही थी और आ भी गई है, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो बाकी कंपनियां मार्केट में हैं वो भी बहुत जल्दी ही प्राइस इंक्रीज करें। भाविन, अगर आपको चूज करना हो भारती एयरटेल या वोडाफोन आइडिया, क्या पिक करेंगे? सो डेफिनेटली भारती एयरटेल ने अच्छा एक बेस फॉर्मेशन किया है। वोडाफोन का अगर चार्ट देखेंगे तो वो 11-12 के आसपास काफी सप्लाई फेस कर रहा है। सो मेरे हिसाब से
दोनों में से जो लार्ज कैप करंटली है, स्पेसिफिकली जिस हिसाब से मार्केट में करेक्शन हो रहा है, हाई बीटा में हम लोग करेक्शन देख रहे हैं, तो स्टिक विद द लार्ज कैप्स। 730 में अच्छा बेस फॉर्मेशन है। इवन 690 ऑन लोअर साइड काफी अच्छा टाइम तक उसने कंसोलिडेट किया था भारतीय एयरटेल ने। सो आई वुड डेफिनेटली प्रीफर भारतीय एयरटेल इन कंपैरिजन टू वोडाफोन फॉर द टाइम। ओके, तो अगर आप टेलीकॉम स्पेस में रहना चाहते हैं तो भारतीय एयरटेल होगी यहाँ पर प्रेफरेंस भाविन की। चलिए टेलीकॉम से आगे बढ़ते हैं और एयरलाइन स्पेस की तरफ फोकस करते हैं, जहाँ स्पाइस जेट एयरलाइंस कार्गो डिवीजन को लेकर ग्लोबल निवेशकों के साथ लगातार बातचीत कर रही है और 2 महीने में स्पाइस जेट निवेश को लेकर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती है। इस खबर पर डिटेल से जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। स्पाइसजेट एयरलाइन का जो कार्गो डिवीजन है उसकी इवैल्यूएशन तकरीबन $1.5 बिलियन आंकी गई है, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए। और इसी को लेकर के, इस इवैल्यूएशन को लेकर के ही स्पाइसजेट तमाम ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत कर रही है। ये बातचीत कई स्टेज को पार कर चुकी है और माना यह जा रहा है कि अगले 1 से 2 महीने में कोई बड़ी अनाउंसमेंट स्पाइसजेट एयरलाइन निवेश के नजरिए से कर सकता है। कार्गो डिवीजन यानी कि स्पाइस एक्सप्रेस को लेकर के स्पाइसजेट एयरलाइन की काफी एग्रेसिव प्लानिंग है। इसकी इवैल्यूएशन जो कि तकरीबन $1.5 बिलियन आंकी गई है, इसके एक्सपेंशन को लेकर के बोइंग से भी लगातार बातचीत जारी है। माना यह जा रहा है कि बोइंग स्पाइस एक्सप्रेस को लेकर के नैरो और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट मुहैया करा सकता है। ये डेडिकेटेड कार्गो एयरक्राफ्ट होंगे, जिसके आने के बाद में कार्गो डिवीजन के और एक्सपेंशन को लेकर के स्पाइसजेट काफी हद तक सफल हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के स्पाइस एक्सप्रेस को लेकर के स्पाइसजेट एयरलाइन कई कदम आगे बढ़ चुका है। निवेशकों के नजरिए से ये जो कीमत आंकी गई है, ये भी काफी आकर्षक स्पाइसजेट मान रही है और निवेश के लिए अगले 1 से 2 महीने में एक बड़ी घोषणा स्पाइसजेट एयरलाइन कर सकती है। तो कार्गो डिवीजन का वैल्यूएशन 10,000 करोड़ का दिख रहा है यहाँ पर। इधर हमने स्पाइसजेट चेयरमैन अजय सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। उन्होंने 18 आवर्स स्वदेश से इस एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि वो कार्गो डिवीजन पर तेजी से काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि भारत एक कार्गो हब बने। देखिए, जब कोविड की कठिनाई हमें हुई तो हमने ये सोचा कि जो भी इस समय प्रॉब्लम है उसमें एक हमें एडवर्सिटी में कोई एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका ढूंढना चाहिए और वो मौका हमें कार्गो में मिला। उस समय कार्गो का कोई और साधन नहीं था, तो हवाई जहाज में हमने कार्गो का बिजनेस को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की। जो एक 30-40 मिलियन डॉलर का बिजनेस था वो अब 350 मिलियन का बिजनेस हो गया है। और जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, इस समय 10,000 करोड़ के करीब की वैल्यू हम इसकी आंक रहे हैं और जो हमारे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं हमसे चर्चा कर रहे हैं। तो एक हमारा एक स्पाइसजेट का एसेट क्रिएट हुआ इस पीरियड में और उसमें बहुत ग्रोथ हम अगले कुछ वर्षों में देख रहे हैं। इंडिया का लीडिंग लॉजिस्टिक्स बिजनेस ये बने, ऐसा हम चाहते हैं। और इंडिया का एक जो स्थान होना चाहिए, एक कार्गो का एक हब, क्योंकि हम एक प्रोड्यूसर नेशन भी हैं, हम एक कंज्यूमिंग नेशन भी हैं और हमारी ज्योग्राफिक पोजीशन ऐसी है कि जो प्रोड्यूसर नेशंस हैं साउथ ईस्ट एशिया में और कंज्यूमिंग नेशंस हैं यूरोप और अमेरिका में, उसके बीच में हम इंडिया का स्थान है। तो कोई भी कारण नहीं है कि इंडिया का कार्गो यहाँ से उठा के गल्फ में हब किया जाए और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जो मौका हमने पैसेंजर में गंवाया था, वो हम चाहते हैं कि कार्गो में भारत उसका पूरा अपनी पोजीशन का फायदा उठाए और यहाँ पर हम बड़ा कार्गो का हब बना सकें और उसमें स्पाइस एक्सप्रेस और स्पाइस जेट एक अहम भूमिका निभाए। शर्मिला, एक और सेक्टर जहां पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन पिछले कुछ समय में दिखाई दिया है, अब धीरे धीरे इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, कोविड के बाद लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया है, तो एविएशन सेक्टर अपने आप में धीरे धीरे अब बेटर पोजीशन लग रहा है। उसके साथ ही अब स्पाइसजेट का जैसे ये ऐलान है, वो कार्गो डिवीजन को जो है बढ़ावा दे रहे हैं और इंडिया को एक कार्गो हब बनाना चाहते हैं। प्लान्स काफ़ी अग्रेसिव और काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। आप इन प्लान्स के बेसिस पर बेट करेंगे स्पाइसजेट पर? Yes, I think within the aviation space, SpiceJet without even the cargo business एक मेरा preferred play रहा है, क्योंकि जो दूसरी listed कंपनी है इंडिगो, उनके कुछ issues थे और Air India is of course not listed now that Tatas have bought it over, शायद हमको कुछ उसका exposure मिले। So SpiceJet was the sort of my preferred play within the aviation sector। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि how they have used this interim period कार्गो बिजनेस ग्रो करने के लिए, और जो आज उनका रेवेन्यू है वहां से, आई मीन टॉप लाइन है एंड व्हाटएवर द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में भी,
तो आई थिंक दैट साउंड्स वेरी प्रॉमिसिंग. अभी आगे चलकर हाउ दीज थिंग्स पैन आउट वी डोंट नो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पॉलिसी वगैरह भी इन सब चीजों को सपोर्ट होनी, इट शुड बी ऑल सपोर्टिव एंड वो सब चीजें साथ में आनी चाहिए. इट शुड ऑल कम टुगेदर एज अ प्लान गोइंग फॉर देम गोइंग अहेड. बट इट ऑल साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग और मेरे हिसाब से कि ये चीज अभी स्पाइसजेट के प्राइस में फैक्टर इन नहीं हुई है. एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ सेक्टर व्हिच इज इन न्यूज, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एयर इंडिया, लेकिन और बड़े इन्वेस्टर्स भी ये बात कर रहे हैं कि दे आर एंटरिंग द एविएशन स्पेस. सो इट लुक्स लाइक अ सेक्टर व्हिच इज अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन. करेक्ट, तो स्पाइसजेट यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है. चलिए आईपीओ मार्केट का अपडेट आपको दे देते हैं. भारत में महिलाओं के लिए डिजाइनर कपड़े बनाने वाली कंपनी गो फैशन के आईपीओ का आखिरी दिन था आज. आखिरी दिन आज इशू 100 गुना से ज़्यादा भर गया. कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये इशू लॉन्च किया था, जिसका प्राइस बैंड 655 से 690 रुपए के बीच था. और देश की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आपको दे दें. रिलायंस इंडस्ट्रीज और अरामको डील की जो नए सिरे से समीक्षा की खबरों के बाद अब क्या संभावनाएं बन रही हैं, इसे लेकर एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अजय शर्मा. जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें ये जानकारी मिली है. हमने टॉप सोर्सेज से बात की है रिलायंस अरामको में, जहाँ पे जो लोग इस डील के ऊपर वर्क कर रहे थे, कि रीवैल्यूएट का मतलब है कि दोनों ही कंपनी एक नए सिरे से इस पूरे ट्रांजैक्शन को देखेंगी. अगर आप 2019 से अभी तक का सफ़र देखें तो रिलायंस का कारोबार O2C का काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेवलप हो गया है, तो वैल्यूएशन भी आगे बढ़ चुके होंगे. दूसरा ये कि O2C बिजनेस का काफ़ी सिनर्जीज है न्यू एनर्जी बिजनेस से, जो 75,000 करोड़ का कॉम्प्लेक्स लगा रहा है. तो हो सकता है कि आगे चल के इस कॉम्प्लेक्स को भी इस डील में जोड़ा जाए और एक रीस्ट्रक्चर कर दी जाए डील. हमें यह भी मालूम चला है कि बहुत सारे दूसरे सॉवरेन वेल्थ फंड्स टेक्निकल और फाइनेंशियल पार्टनर्स बनने के लिए रिलायंस से बातचीत कर रहे हैं. तो क्या अब O2C को डीमर्ज करके उसको स्टेक सेल करने की ज़रूरत है या नहीं? लेकिन अरामको के साथ ही इनकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है. हो सकता है कि अरामको के साथ ही एक नए रूप में डील डिस्कस हो, क्योंकि उनके चेयरमैन तो इनके बोर्ड पे बने रहेंगे और RIL प्रेफर्ड पार्टनर भी है अरामको का इंडिया में किसी भी तरह की प्राइवेट कैपेक्स के लिए. तो ये रिवैल्यूएट की ये रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ खुली हैं और ये डील का टूटने की तरह इस पूरे न्यूज़ को नहीं देखना चाहिए. ये एक रीस्ट्रक्चर होकर नए फॉर्म में वापस से ड्राइंग टेबल पे आ सकती है. बिल्कुल, तो डील को टूटने के तौर पे नहीं देखना चाहिए, एक रीस्ट्रक्चर होने की उम्मीद है. जैसा कि हमने कहा, एक समीक्षा होने की उम्मीद है. लेकिन बाजार को शायद ये खबर पसंद नहीं आई. स्टॉक हमने देखा कि आज करीब 4 से 4.5% गिरावट के साथ बंद हुआ है. चलिए, वक्त आ गया है शो में जहां पर हम अपने मेहमानों से जानें कि आज वो कौन कौन से आइडियाज़ हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं. शर्मिला, आपसे शुरुआत करते हैं. कौन से स्टॉक्स आप शेयर करना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के साथ आज? जैसे हमारी बातचीत पहले हुई, आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए और अच्छे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए आपको ऐड करने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में. सो आई एम गोइंग विद 2 स्टॉक्स. वन इज SBI. उनके नतीजे काफी अच्छे आए और मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरा बैंकिंग स्पेस ही करेक्ट हुआ है, SBI हैज आल्सो करेक्टेड. और मुझे लगता है कि PSU बैंकिंग स्पेस में देयर आर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग, वेदर इट इज जिस तरह से NPAs पर काम किया जा रहा है एंड वी आर सीइंग इट इन द नंबर्स. तो एक पहला स्टॉक रहेगा SBI. दूसरा स्टॉक रहेगा HCL टेक. जैसे पहले थोड़ी देर पहले आपके शो पे बातचीत हो रही थी कि IT इज अ सेक्टर जो आगे चलकर अच्छा परफॉर्म कर सकता है एंड आई थिंक दैट्स अ गिवन, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी फैक्टर्स डिस्टर्ब हो, इनका डिमांड नहीं डिस्टर्ब होगा. एंड द काइंड ऑफ ऑर्डर विन्स दैट दे हैव डन और जिस तरह से पॉसिबिलिटीज इनफैक्ट मुश्किल समय में बढ़ती है IT के लिए, तो वो जारी रहेगा. और शायद अगर मार्केट्स इसी तरह रहेंगे, सो पीपल वुड प्रेफर टू बी इन स्टॉक्स जहां पर आपको अर्निंग्स विजिबिलिटी अच्छी दिखती है. एंड आई थिंक HCL टेक इज वन ऑफ दोस स्टॉक्स. रिजल्ट्स के बाद ये स्टॉक भी काफी करेक्ट हुआ था. रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे पिछले क्वार्टर के, तो स्टॉक करेक्ट हुआ था. बट आई थिंक आगे चलकर उनकी लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, तो HCL टेक वुड बी द अदर स्टॉक. ओके, तो SBI और HCL टेक ये वो 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं. ध्यान रहे कि शर्मिला जो कॉल्स देती हैं वो ट्रेडिंग के लिए नहीं होती, बल्कि 3 से 6 महीने या उससे लंबे समय के लिए होती हैं. तो वो स्टॉक्स आपको लेके रखने चाहिए. भाविन, आप कौन से आइडियाज शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ आज? सो एशियन पेंट जो कि आज भी काफी स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे लग रहा है कि स्टॉक ओवरऑल इवेंचुअली 3800 का लेवल तक जा सकता है.
यहाँ पे स्टॉप लॉस 3080 का रहेगा। तो ये लेवल के साथ मे बी अराउंड 3260 से लेके 3200 के आसपास बाय करना चाहिए। अपसाइड पे टारगेट 3800, स्टॉप लॉस 3080। स्टॉक ने अच्छी तरह से 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही कोट कर रहा है। सो दैट वुड बी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट ऑन द डाउनसाइड। इन केस रिवर्सल आता है तो ये लेवल पे तो डेफिनेटली एक बार एंट्री कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड काफी कंफर्टेबल है। सेकंड स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगर देखेंगे तो पोस्ट नंबर स्टॉक ने एक बड़ा मूव दिया था। वापिस से पूरा मूव था वो रिट्रेस, अच्छा गैप फॉर्मेशन किया था अराउंड 764 काइंड ऑफ लेवल। तो ये रिवर्सल में वो भी क्लोज हो गया है एंड नाउ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज करंटली एट 749। जबकि पूरा बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में है, बट ये स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूएशन दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये लेवल पे एक बार तेजी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 720। टारगेट प्राइस विल बी क्लोज टू अबाउट 810 टू 820। 820 के ऊपर मे बी अ फ्रेश वेव स्टॉक के अंदर चालू हो सकता है। ऑन द थर्ड स्टॉक सीमेंट में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए। एसीसी जो कि करीबन 2380 के पास क्लोज दिया है, उसने आज 20 ईएमए को ब्रेक किया है। एट द सेम टाइम 50 ईएमए 2370 था, इंट्राडे में जो ब्रेक कर दिया था। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक इवेंचुअली 2150 ऑन द डाउन साइड जा सकता है। स्टॉप लॉस 2450 रहेगा। तो ये लेवल से आप एक बार फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2450। ओके, तो दो बाय कॉल्स, एक सेल, एशियन पेंट और आईसीआईसीआई बैंक में बाय कर सकते हैं। एसीसी के फ्यूचर्स में आप सेल की कॉल लेकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला और भाविन आज शो में शामिल होने के लिए और अपने व्यूज़ देने के लिए। चलिए कल की तैयारी की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मेड इन इंडिया।